जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। तो आज से हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट होगा आपके अनुच्छेद आर्टिकल्स। तो इसके अंदर हम बात करेंगे 1 नंबर से लेके 22 नंबर आर्टिकल्स तक की। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वाले आर्टिकल्स की बात करेंगे। देखिएगा, आर्टिकल्स की बात करने से पहले आपको कुछ चीजें समझानी है। एक तो कॉन्फेडरेशन, जिसको परिसंघ बोलते हैं, फेडरेशन संघ या यूनियन संघ, इन तीनों में अंतर क्या है। देखिए, कॉन्फेडरेशन ये वो होता है, सबसे कमजोर लोकतंत्र है। एक हिसाब का लोकतंत्र तो है ही नहीं, है सबसे कमजोर होता है ये। इसके अंदर क्या होता है कि जो छोटे छोटे राजा होते हैं, एक राजा को अपने वो शक्ति दे देते हैं, नहीं छोटे छोटे राज्य एक बड़े राज्य को अपने, एक केंद्र को अपनी शक्ति दे देते हैं। जैसे आप मुगलों का समझ लीजिए, ठीक है, सबसे कमजोर होता है ये। मुगलों को राजा का था उस समय पे, ये वो हो गया सिस्टम। उसके बाद में फेडरेशन संघ, जैसे यूएसए में है कि हर एक राज्य का आपका झंडा अलग है, हर एक राज्य में कानून आपके अलग हैं, लेकिन उन राज्यों ने मिलकर एक संघ बनाया हुआ है, और जो संघ एक सेंटर को वो अपनी थोड़ी थोड़ी पावर्स दे रखी है उन्होंने। ठीक है, सेंटर को यानी कि अपने एक पावर दे देना छोटे छोटे राज्यों ने मिलकर, वो होता है परिसंघ। और यूनियन, यूनियन में राज्यों से मिलकर सेंटर बनता है, लेकिन यहाँ पे सेंटर इंडिपेंडेंट होता है, सेंटर के पास में फुल पावर होती है। सेंटर के पास में क्या होती है, यूनियन में फुल पावर होती है। उसके अंदर से राज्य अलग नहीं हो सकते, लेकिन फेडरेशन के अंदर से या आपके कॉन्फेडरेशन के अंदर से राज्य आसानी से अलग हो सकते हैं। ठीक है, अगर अमेरिका से कैलिफोर्निया बोले कि मेरे को अलग होना है, तो वो अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें अलग हो सकती है, लेकिन यूनियन के अंदर से अलग होना मुश्किल, अपने मुमकिन नहीं है, इतना आसान नहीं है। ठीक है, मुश्किल है। तो भाग एक आपका है संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ यहाँ पे यूनियन है। ठीक है, अनुच्छेद 1 के अंदर कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, इंडिया इज द स्टेट ऑफ यूनियंस। ठीक है, भारत राज्यों का संघ है। संघ यानी कि यहाँ पे यूनियन की बात हो रही है। ठीक है, यूनियन, एक तो यूनियन में भी संघ है और फेडरेशन का मतलब भी संघ है, तो आपको इन दोनों का मतलब ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 2, भारत के बाहर कोई भी देश या कोई टुकड़ा भारत में मिलना चाहे तो संसद से उसे मिला सकती है। जैसे सिक्किम है, सिक्किम भारत में बाद में जुड़ता है, तो सिक्किम को जोड़ा गया। सिक्किम ने अपनी वो कहा कि भाई मेरे को भारत के अंदर जुड़ना है, तो उसको जोड़ लिया गया भारत के अंदर। वैसे अगर कल को भूटान बोले, नेपाल बोले, या कोई और देश बोले, या कोई टुकड़ा बोले कि हमको भारत के अंदर होना है, पाकिस्तान वाले जो जैसे जो एरिया है वो बोल रहे हैं, बलूचिस्तान वगैरह जो सॉरी जो पाकिस्तान के अंदर है, काबुल साइड के, वो बोल रहे हैं कि भाई हमको इंडिया में शामिल होना है, तो शामिल हो सकते हैं, उनका मोस्ट वेलकम है। लेकिन आप आ सकते हो, भारत के अंदर एंट्री तो है, लेकिन भारत से निकलने की आपका एग्जिट नहीं है। एंट्री आप कर सकते हो, लेकिन एग्जिट भारत के अंदर नहीं है। और दूसरी चीज, जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 है, इनके अंदर राष्ट्रपति की सहमति की जरूरत नहीं होती, यानी राष्ट्रपति की साइन की अनिवार्यता इतनी नहीं है, उनकी आम सहमति की जरूरत नहीं है। अनुच्छेद 3, संसद किसी भी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। कोई नया राज्य बनाना हो, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो, किसी राज्य का, किसी क्षेत्र का नाम में परिवर्तन करना हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके अंदर कर सकती है। ठीक है, थोड़ा मैं जल्दी में इसलिए हूं क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए और आपके थोड़े छोटे छोटे वीडियो के अंदर आपको ज्यादा मैं चीज दे सकूं, इसलिए मैं कोशिश करता हूं पहले आपको सारा का सारा यहाँ पे लिख के मैं आपको प्रोवाइड करवा दूं। अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 2 और 3 में राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं, क्योंकि इन्हें अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है, जिसमें 368 के अनुच्छेद के अंदर ये कहा गया है कि आम बहुमत से आपने कोई पास किया, उसके बाद में आपको राष्ट्रपति की सहमति की आपको अनिवार्यता है। ठीक है, अनुच्छेद 368 के अंदर जिन आर्टिकल्स के अंदर राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता है, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, लेकिन जो अनुच्छेद 4 है, उसमें ये कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंदर आपको राष्ट्रपति की विशेष अनुमति की आपको जरूरत नहीं है। अभी भाग 2 के अंदर हम बात करेंगे नागरिकता की। तो नागरिकता के अंदर आपकी कुछ चीजें हैं, आपने एनआरए सुना होगा। ठीक है, एनआरए क्या होता है, नॉन रेजिडेंटल इंडियन, जो 6 महीने से ज्यादा समय के लिए बाहर से बाहर रह रहा है, तो उसको हम एनआरआई बोलते हैं। ठीक है, ओवरसीज नागरिकता, ये क्या है भाई, ये जो आया था 2005 में, लक्ष्मी सिंघवी समिति ने इसकी अनुशंसा की थी। इसके अंदर क्या है कि भारतीय मूल का अगर कोई किसी और देश की नागरिकता ले लेता है और वो भारत व्यापारी है,
भारत में आना चाहता है तो बिना वीजा वो भारत में आ जा सकता है। ये होती है ओवरसीज नागरिकता। ठीक है। तीसरा आया आपका CAA, जो 2019 में आया, और इसके अंदर तो बहुत बड़ा मुसलमानों ने वो किया था, आपका प्रोटेस्ट किया था दिल्ली के अंदर। CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसके अंदर क्या कहा गया कि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान या आपके बांग्लादेश के जो भी नॉन मुस्लिम्स जितने भी धर्म के हैं, अल्पसंख्यक है जो भी वहाँ पे, यानी कि यहाँ पे बहुसंख्यक तो मुस्लिम हुए, अल्पसंख्यक तो वो अदर कास्ट के होंगे जितने, सॉरी अदर रिलीजन के होंगे जितने भी होंगे, चाहे हिंदू है, पारसी है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, कोई भी है। अगर वो भारत में आना चाहता है, भारत में आता है, तो उसकी जो नागरिकता पहले हम उनको 11 साल में दे रहे थे, वो नागरिकता उनको कितने साल में दे दी जाएगी? वो 5 साल में उनको नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है। NRC क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। इसके अंदर कहा गया है 24 मार्च 1971 से पहले जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 को, जिसके कारण बांग्लादेश पैदा हुआ। ठीक है। हम तो पैदा होने बोलेंगे क्योंकि बांग्लादेश तो पहले था ही नहीं, पहले तो पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान ये था। तो बांग्लादेश जिसके कारण पैदा हुआ 1971 के युद्ध के कारण, तो उससे पहले यानी कि जो इस डेट से पहले तक भारत में जो स्पेशली असम राज्य के अंदर जितने भी नागरिक रह रहे थे, यानी कि जो माइग्रेट्स नहीं आए, जो प्रवासी नहीं आए वहाँ पे, उनसे पहले जितने भी वहाँ पे थे इस डेट से पहले के, वो सुबह के सभी भारत के नागरिक माने गए। और सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में NRC लाने के लिए कहा था केंद्र सरकार को। ठीक है। लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ। NPR क्या है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ठीक है। तो नागरिकता के बारे में आपको बता दिया, क्योंकि भाग 2 है किससे संबंधित है? नागरिकता से। कौन कौन से? 6 से 5 से लेकर 11 तक। ठीक है। भाग 1, ठीक है, ये 1 से लेकर 4 अनुच्छेद तक है। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। इसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने वो यहाँ पे लिखे हैं। अनुच्छेद 11, नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। ठीक है। हाँ, 11 तक थे, सॉरी, ये तो 12-13 तो उसके आगे मूल अधिकार के। नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। जिम्मेदारी किसकी होगी इनको लागू करने की? गृह मंत्रालय की होगी। जिम्मेदारी किसकी होगी? गृह मंत्रालय की होगी। ठीक है। एक चीज और थी, 1 सेकंड रुकिएगा। कहां पे गया? हाँ, कौन से में था वो? अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, अनुच्छेद 8 के अंदर जो आप बोलते हो कि कोई अपने काम के लिए जो विदेशों में काम करने के लिए गए हैं, क्या उनकी भी नागरिकता चल जाती? 6 महीने तक वो भारत में नहीं आते तो भाई उनकी नागरिकता नहीं जाती। जो काम करने के लिए, शिक्षा से संबंधित कोई गया है, रोजगार से या शिक्षा से कारण कोई गया, तो उनकी नागरिकता नहीं जाती। इसके बारे में अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 8 के अंदर, अनुच्छेद 8 के अंदर जिक्र किया गया है। अभी भाग 3 के अंदर आते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार कहां से कहां तक है? 12 से लेकर 35 तक। ये पूरा का पूरा भाग आपको करना पड़ेगा। अनुच्छेद भाग 3 मूल अधिकार 12 से लेकर 35 तक। 12 में मूल अधिकारों की परिभाषा दी गई है कि आपको ये मूल अधिकार दिए जाएंगे। अनुच्छेद 13 में, यदि हमारे मूल अधिकार के कारण किसी और के मूल अधिकार का हनन होता है तो हमारे मूल अधिकारों के ऊपर क्या लगा दी जाएगी? रोक लगा दी जाएगी। ठीक है। 12-13 में तो ये हो गया। अभी 14 से स्टार्ट होते हैं हमारे मूल अधिकार। 14 से लेकर 18 तक कौन से हैं? समता व समानता का अधिकार। 14 से लेकर 18 तक कौन सा है? 14 से लेकर 18 तक है समता व समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून की नजर में सभी के सभी समान है। ये कहां से दिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 15, आप जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आपसे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। किसी भी तरह का, यानी कि किसी भी नागरिक से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। भाई एक चीज मैं जो सबसे गलत समझता हूं वो है, जो हम नॉर्थ ईस्ट से कोई अगर व्यापार करने के लिए कोई हमारे यहाँ पे आता है या कोई पढ़ने के लिए आया हुआ है, तो उनको चाइनीज, नेपाली, इस तरह से उनको, यानी कि वर्ल्डिंग उनके प्रति ना थोड़ा सा नजरिया अलग सा वो कर लेते हैं। गलत चीज है। भारत के नागरिक हैं, आप भी भारत के नागरिक हो, वो भी भारत के नागरिक हैं। सभी के साथ भाई सम्मान से पेश आया करो। नागरिक कोई भी यार इंसान तो है, कहीं का भी नागरिक है, इंसान तो है। इंसानियत तो दिखाओ। इंसानियत तो दिखाओ। अनुच्छेद 15 हो गया आपका। अनुच्छेद 16, लोक निर्वाचन, यानी कि जो सरकारी नौकरी है।
ठीक है, जहाँ पे भी सरकारी नौकरी वगैरह जो भी चीज होगी उनके अंदर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और उन्होंने कहा पिछड़े वर्ग को कुछ समय के लिए आरक्षण, किसमें कहा गया? अनुच्छेद 16 में। भाई पिछड़े वर्ग को कुछ समय के लिए दिया गया था आरक्षण तो, लेकिन आरक्षण तो भारत को आजाद हुए 70 साल से भी अधिक हो गई। ठीक है, आरक्षण तो अभी भी चल रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव भी मना लिया, लेकिन आरक्षण खत्म नहीं हुआ। ये तो एक लॉलीपॉप है, चूसते रहो चूसते रहो चूसते रहो। भाई मेरे हिसाब से, जो मेरा ओपिनियन है, मैं किसी के ओपिनियन को नहीं मानता, जो मेरा ओपिनियन है, मेरे ओपिनियन के हिसाब से आरक्षण होना चाहिए, लेकिन आरक्षण किस हिसाब से हो? जिसके घर में ग्रुप सी की जॉब आ गई, तो भाई वो कैपेबल हो गया, अपने बच्चों को या अपने भाई बहन को वो पढ़ा सकता है, उसको आरक्षण की जरूरत नहीं होनी चाहिए, उसके लिए आरक्षण नहीं होना चाहिए। ग्रुप सी की जो पोस्ट में आ गया, तो उसके लिए आरक्षण, उसके परिवार के लिए या उसके भाई बहनों के लिए आरक्षण नहीं होना चाहिए। चलो भाई बहनों को छोड़ो, आप उसके परिवार के लिए तो आरक्षण नहीं होना चाहिए ना। जो भी गवर्नमेंट जॉब में लगे उसके लिए आरक्षण नहीं होना चाहिए। ग्रुप सी में जो भी आ गया, कोई भी प्राइवेट सेक्टर में बढ़िया नौकरी पे लग गया, उनके लिए आरक्षण नहीं होना चाहिए। आरक्षण को आप जातिगत कर रखा है, आरक्षण जातिगत ना होके उनकी आय के हिसाब से आरक्षण होना चाहिए, उनके क्षेत्र के हिसाब से आरक्षण होना चाहिए कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहां पे एजुकेशन कैसी है, वहां पे मेडिकल फैसिलिटीज कैसी है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कैसी है, उस एरिया के बाउंडेशन के हिसाब से आरक्षण होना चाहिए। आप आरक्षण कर रहे हो जाति के हिसाब से, तो ये गलत है ना। जो ब्राह्मण का बच्चा है, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, कहीं पे आप मेरी चोटी देख के ये समझ लो कि भाई ये ब्राह्मण है, मैं ब्राह्मण नहीं हूं। मैं भी आरक्षण के लाभ से नौकरी में लगा हुआ हूं, लेकिन मैं इसके खिलाफ हूं। अगर मेरी नौकरी जाती है तो मैं उसके लिए तैयार हूं कि चली जाए, लेकिन आरक्षण के मैं खिलाफ हूं। हाँ मानता हूं भाई नौकरी के लिए, क्योंकि उस समय तक थी नहीं नौकरी, आज इन चीजों के बारे में पता है। अगर आप मेरे को दोबारा से कहते हैं कि आपको इस नौकरी से निकाला जाता, आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, तो मैं कोई दिक्कत नहीं, नौकरी से आप निकालिए। अभी मेरे पास में इतनी सुविधाएं होगी कि मैं अपना पढ़ के दोबारा से लग सकता हूँ। और भाई बिना आरक्षण के तो मेरा वैसे भी बिहार में हो गया था, जर्नल से फाइट की थी, बढ़िया रैंक से बिहार में भी सिलेक्शन हो गया था। अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत, जो अनटचेबिलिटी है। पहले ना, अभी भी राजस्थान के कुछ हिस्सों में, जहां तक मेरे को सुनने में आया है, पता नहीं मेरे को कि सच है झूठ है, अभी भी पहले क्या होता था कि जो, प्लीज कोई भी गलत कमेंट नहीं कीजिएगा इसके ऊपर, पहले क्या होता था कि जो उच्च वर्ग के लोग होते थे और जो निम्न वर्ग के हो गए, ठीक है, इन दोनों के बीच में बहुत गहरी खाई थी। आपने फिल्मों में भी देखा हुआ कि हाँ भाई उनके अगर कुएं के हाथ लग गया, गड्ढ के पानी लग गया, हाथ लग गया तो पानी नहीं पीते थे, उनके हाथ लग गया तो वो नहाते थे। ठीक है, अनटचेबिलिटी थी, मंदिर में प्रवेश नहीं था। तो अनटचेबिलिटी थी, तो 617 के अंदर इस चीज को खत्म किया गया। मैं पर्सनली भीमराव अंबेडकर जी का, ड्राफ्ट कमेटी का और भारतीय संविधान सभा का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने भारत के अंदर इस बीमारी को खत्म किया, जड़ से निकाल दिया इसको। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। ठीक है, उपाधियों का अंत, जैसे जो राजा महाराजा की उपाधि थी, या किसी ने, जो अंग्रेजों ने उनको सर की उपाधि दे रखी थी, किसी और चीज की उपाधि दे रखी थी, उन सारी उपाधियों को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। और कहा गया अगर आपने कोई एजुकेशन ली है तो आपको एजुकेशन की उपाधि मिलेगी। यदि आपको भारत रत्न, भारत विभूषण, पद्मश्री, ठीक है, सॉरी पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण, यानी कोई इस पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया, आपकी कोई शिक्षा की है, आपने पीएचडी कर रखी है, या आपने कोई शिक्षा के अंदर कुछ ऐसा कर रखा, आपकी शिक्षा के हिसाब से हो गया, या आपको सुरक्षा के अंदर, यानी मान लो आपको डिफेंस के अंदर आप किसी पोस्ट पे हो, कोई रैंक आपने हासिल की है, तो आप उसको रख सकते हो। और वैसे आप किसी भी उसको उपाधि को नहीं रख सकते। विदेशी उपाधि रखने से पूर्व राष्ट्रपति की मंजूरी। यदि किसी को कोई विदेशी उपाधि मिलती है और वो अपनी उस उपाधि को रखना चाहता है, तो उनको पहले महामहिम से, भारत के राष्ट्रपति से परमिशन लेनी होगी, प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी होगी कि क्या सर मैं इस उपाधि को रख सकता हूं। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। देखिए,
अनुच्छेद 19 में आपको अभिव्यक्ति, आपको बोलने की आजादी दी गई है। आप बिना हथियार कहीं पर भी सभा कर सकते हो, आप जुलूस निकाल सकते हो, आप पुतले जला सकते हो, अगर कोई चीज कहीं पर गलत हो रही है आप उसके विरोध में विरोध कर सकते हो। ठीक है, आपको उस चीज की आजादी दी गई है, आपको बोलने की आजादी दी गई है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपको फ्रीडम ऑफ, आप कहीं पे भी ट्रेवल कर सकते हो, आप कहीं पे भी बस सकते हो, कहीं पे भी व्यवसाय कर सकते हो। आपको घूमने, बसने, व्यवसाय करने, आरटीआई लगाने या प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित जो आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल 19। जम्मू कश्मीर से तो भाई पंडितों को निकालते उनकी जगह से निकाल दिया। बहुत सी जगह थी भारत के अंदर जहाँ पे, देखिए, जहाँ पे भी धर्म की कट्टरता आ जाएगी, जहां पर भी धर्म की कट्टरता आ जाएगी वहां से इंसानियत खत्म हो जाएगी। आप पढ़े लिखे हो, धर्म की कट्टरता में क्यों पढ़ते हो? बस धर्म की कट्टरता में कुछ नहीं रखा। जब जब कोई भी देश धर्म के प्रति कट्टर होगा वो देश गर्त में जाएगा, वो नीचे जाएगा। और जो शिक्षा स्वास्थ्य के प्रति आगे बढ़ेगा वो देश उन्नति को जाएगा। तो धर्म के प्रति इतने भी कट्टर ना हो कि आप इंसान को इंसान ना समझो। अनुच्छेद 20, एक गलती एक सजा। सजा उस समय के कानून के हिसाब से, सजा के बाद कैदी को संरक्षण। ठीक है, इनकी मान लो कोई सजा होगी, उसके बाद में कोई उसने ऐसा अपराध कर दिया कि जनता के बीच में आक्रोश, अगर वो बाहर आता है, उसको कुछ किसी से कोई डर है, भय है, तो उसको संरक्षण दिया जाएगा। दोषी नहीं जब तक अपराध साबित नहीं। यानी कि अगर आप कहते हो कि किसी ने कोई केस चल गया किसी के खिलाफ में, जब तक उसके खिलाफ में अपराध साबित नहीं होता तो उसको दोषी नहीं कहा जा सकता। और सजा जो होगी वो उस समय जब उसने अपराध किया उस समय के कानून के हिसाब से उसको सजा दी जाएगी। पहले किसी अपराध के लिए मान लो 5 साल की कैद थी, अब उस अपराध के लिए आपकी 1 साल की कैद है और उसने अपराध अब किया है, तो पहले के हिसाब से उसको सजा नहीं दी जाएगी, उसको सजा अब के कानून के हिसाब से दी जाएगी। ठीक है। अनुच्छेद 21, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। आपको जीने का अधिकार है, सांस लेने का अधिकार है। ठीक है, इसी आर्टिकल के तहत जो ट्रैफिक पुलिस है आपके सीट बेल्ट का, आपके हेलमेट का, आपके पोल्यूशन का, इन चीजों का चालान काटती है। क्योंकि अगर आप इनका वायलेशन करते हैं तो आप दूसरे नागरिकों की जान को जोखिम में डालते हैं, उनके प्राण और दैहिक की, उनकी सुरक्षा के अंदर आप उनकी स्वतंत्रता में आप बाधा डाल रहे हो। इसी के आवाज में आपसे चालान काटती है ट्रैफिक पुलिस। तो आपको पता होगा कि ट्रैफिक पुलिस किस अनुच्छेद के कारण चालान काटती है, वो है आर्टिकल 21। ठीक है। अनुच्छेद 21 भाग कौन सा है? भाग 3, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। नोट, अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होते। बाकी जितने भी आपके अधिकार है, मौलिक अधिकार है, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं? निलंबित, यानी कि रद्द हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं उस समय के लिए जब तक आपातकाल रहता है। अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22, ये अनुच्छेद 22 वही है कानूनी परिभाषा वाला, याद होगा मैंने पिछली वीडियो में करवाया था किस देश से क्या लिया गया है। 3 प्रकार की स्वतंत्रता का यहाँ पे जिक्र है जो गिरफ्तारी में संरक्षण या रक्षा देती है। देखिए, किसी को गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार करने से पहले आपको वारंट दिखाना होगा, नंबर 1। नंबर 2, उसको 24 घंटे के भीतर सह शरीर, यानी कि शरीर के साथ, यानी कि उसको मरा हुआ आपने गिरफ्तार तो जिंदा क्या मरे हुए आप लेके, सह शरीर उसको जिंदा आपने कोर्ट के सामने पेश करना है, लेकिन उसके अंदर आपके ट्रेवल का टाइम काउंट नहीं होगा। ठीक है। और तीसरा है अपनी पसंद का वकील। अगर वो चाहता है कि मैं इस वकील से अपनी राय मशवरा करना चाहता हूँ या इस वकील को मैं अपना करना चाहता हूँ, तो अपनी पसंद का वकील कर सकता है। ठीक है। तो ये स्वतंत्रता का अधिकार था 19 से 22 तक। आपने ध्यान रखना है, भाग 3 में है मूल अधिकार, 14 से 18 तक है समता समानता का अधिकार, 19 से 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट है, जो सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है 19, 20, 21, क्योंकि ये सस्पेंड नहीं होते। और ऊपर में आ गया आपका विधि के समक्ष 14, 15, 17। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे नजरिए से, लेकिन करने तो आपको सभी है। तो वीडियो का भाई जब भी मैं क्लास स्टार्ट करूँ उसी टाइम पर आप, क्योंकि मैं थोड़ा सा साइड से होके क्लास आता हूँ जब,
कैमरे के सामने, थोड़ा सा पीछे से होता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, उसको आरामदारी से लिख लिया करो। लिख के तो मैं पहले आता हूँ, अगर आपको कोई इसके अंदर कोई और चेंज चाहिए तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।